हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द चौधरी क्लासेस पर। और देखिए, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल, और भारतीय भूगोल में हम पढ़ रहे थे भारतीय अफवाह तंत्र। और जो भारतीय अफवाह तंत्र है, हमने उसे दो भागों में बांट कर पढ़ना स्टार्ट किया था। जो पहला भाग था उसमें हम पढ़ रहे थे उत्तर भारत का अफवाह तंत्र, और जो दूसरा भाग है हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र। दक्षिण भारत के अफवाह तंत्र को भी हमने दो भागों में बांटा था। एक जो था वो था अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा था जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो जो हमारे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं हमारे देश में, तो हम उसको कंप्लीट कर चुके थे। और आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं दक्षिण भारत की, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनकी क्या खासियत है, उनकी क्या हमारे लिए महत्वपूर्णता है, वो सारी चीज़ें आज हमें देखनी है। और उनकी प्रमुखता क्या है, कौन सी सबसे लंबी नदी है, उनके अन्य नाम क्या हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। और सारी चीज़ें हम विद मैप कवर करेंगे। तो देखिए, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नदी हम सब पढ़ लेते हैं सबसे पहले ही, और उसका नाम क्या है, तो गोदावरी नदी। ये दक्षिण भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और अगर बात करी जाए भारत में, तो भारत में इसका स्थान लंबाई के अनुसार दूसरा स्थान है। गंगा के बाद सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है वो गोदावरी नदी ही मानी जाती है। तो देखिए, अगर बात करी जाए गोदावरी नदी, इसका हम देखेंगे उद्गम कहाँ से होता है। अगर बात करी जाए तो उसका उद्गम जो होता है वो महाराष्ट्र से होता है। देखिए, महाराष्ट्र में भी कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से होता है। तो महाराष्ट्र में हमने देखा था त्र्यंबकेश्वर, शायद हमने नहीं पढ़ा है। जो हमने जब भारत का पर्वतों के बारे में जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ी थी, वह भारत के पर्वत पढ़े थे, तो उसमें हमने शायद त्र्यंबकेश्वर नहीं पढ़ा है। जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है वो पड़ती है महाराष्ट्र के नासिक में। तो अगर बात करी जाए इसका उद्गम कहाँ होता है, तो त्र्यंबकेश्वर से होता है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है नासिक, महाराष्ट्र। तो इसका उद्गम जो माना जाता है वो महाराष्ट्र से माना जाता है। उसके बाद देखिए, इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई वो है 1465 किलोमीटर। उसके साथ ही, इतनी लंबाई के साथ ही ये क्या है, तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखा जाए भारत में इसका कौन सा क्रम आता है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए, और इसके नाम क्या क्या हैं, और किस नाम से जाना जाता है इसे, तो इसे हम दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे, ये केवल इसका नाम जो है वो दक्षिणी गंगा है। लेकिन हम एक नदी और पढ़ेंगे आने वाले अभी समय में ही, इस क्लास में ही थोड़ा कुछ समय बाद हम एक नदी और पढ़ेंगे, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं। ये दक्षिणी गंगा है, वो दक्षिण की गंगा है। देखिए, दक्षिणी गंगा बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बूढ़ी गंगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो बूढ़ी गंगा भी इसी को बोलते हैं, दक्षिणी गंगा भी इसी को बोलते हैं। तो याद रखेंगे। और इसके क्या क्या नाम है, तो बूढ़ी गंगा है, दक्षिणी गंगा है। अब देखिए, बात करी जाए दक्षिणी गंगा क्यों कहलाती है, क्योंकि जैसे कि उत्तर भारत में, अगर ऊपर वाले जो भारत में, उत्तर भारत में हमने जो पढ़ा है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट रिवर या जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा को माना जाता है। उत्तर भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। उसी की तर्ज पर देखा जाए तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी जो नदी मानी जाती है वो जो मानी जाती है, तो वो गोदावरी मानी जाती है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी गंगा। बूढ़ी गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गंगा के आने से पहले ही दक्षिण भारत में बहती थी, तो इसलिए क्या है, ये गंगा से भी पुरानी है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको
बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए अगर इसकी बात करी जाए मुहाना, इसका मुहाना कहाँ पड़ता है या ये कहाँ पर जाकर गिरती है, तो वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है, ये अपना जल विसर्जित करती है। अब बात करी जाए जब ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है तो ये दो धाराओं में बट जाती है। जब ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है तो मुहाने पर ये दो धाराओं में बट जाती है। दो धाराएं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए वो धाराएं हैं, एक का नाम है गौतमी और दूसरी का नाम है वशिष्ठ। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए जब ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है या बंगाल की खाड़ी में जब अपना मुहाना बनाती है तो इसकी जो धारा बहती हुई होती है वो आंध्र प्रदेश में जाकर दो भागों में बट जाती है। क्या होता है, तो दो भागों में बट जाती है। एक का नाम क्या है, तो गौतमी, और दूसरी का जो नाम है उसका नाम है वशिष्ठ। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये अपना जल कहाँ छोड़ देती है, तो बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है। उसके बाद देखिए एक आपने सुना होगा राजमुंदरी। राजमुंदरी जो पड़ता है ये एक शहर है और कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए राजमुंदरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो गोदावरी। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी किनारे बसा हुआ है राजमुंदरी। और राजमुंदरी में ही क्या है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। उसके बाद देखिए आप ये देख रहे हैं एक नाम लिखा हुआ होगा नासिक। देखिए अगर बात करी जाए कुंभ, भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है कुंभ। तो देखिए अगर बात करी जाए तो कुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो कुंभ का आयोजन किन किन नदियों के किनारे किया जाता है, वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से स्थान है जहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो देखिए आप देख रहे हैं नासिक। नासिक में भी क्या है, कुंभ लगता है, और वो कौन सी नदी पर लगता है तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर बात करी जाए तो कुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हरिद्वार। उसके बाद आप रखेंगे प्रयागराज। इसमें तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे उज्जैन। यहां पर ही क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे नासिक। देखिए अगर बात करी जाए हरिद्वार और प्रयागराज, ये दो जो शहर हैं इन दोनों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो नदी हमें देखने को मिलती है उस नदी का नाम है गंगा। तो आप बताएंगे गंगा के किनारे दो जगह कुंभ का आयोजन किया जाता है, हरिद्वार में और प्रयागराज में। उसके बाद देखिए उज्जैन जो बसा हुआ है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ होने के कारण ही इस पर क्या किया जाता है, तो कुंभ का आयोजन किया जाता है। और नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी। तो इसलिए गोदावरी पर भी क्या किया जाता है, कुंभ का आयोजन किया जाता है। और कहाँ है वो स्थान, वो स्थान है नासिक। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। हरिद्वार और प्रयागराज में दोनों स्थान जो पड़ते हैं ये गंगा के किनारे पड़ते हैं, और इसी गंगा के किनारे ही क्या होता है, कुंभ का आयोजन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे तो उज्जैन में भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन कहाँ पड़ता है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। उसके बाद हम देखेंगे नासिक, और नासिक किस नदी के किनारे पड़ता है, गोदावरी, और यहाँ पर भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो देखिए हमने इसके साथ साथ ये चीज़ें भी देखी, जैसे ही नासिक में कुंभ का आयोजन होता है तो बाकी और किन किन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। उसके बाद देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं। इसमें जो हम देखेंगे अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां आकर मिलती हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए आगे पढ़ लेते हैं। देखिए इसका
सहायक नदियां देख लेते हैं और इसका मैप बना लेते हैं। देखिए ये स्थान मान लीजिए ये है त्र्यंबकेश्वर, ये स्थान क्या है त्र्यंबकेश्वर, और यहाँ से ही क्या है इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और ये कहाँ जाकर गिरती है, ये तो दो धाराओं के रूप में गिरती है और ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी। ये वाली जो धारा है ये है गौतमी, और ये वाली जो धारा है इसका नाम है वशिष्ठ। तो इस तरह से ये दो धाराओं के रूप में कहाँ जाकर गिरती है, तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी। ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। उसके बाद देखिए इसमें कुछ नदियाँ ऊपर की ओर से मिलती हैं और कुछ नदियाँ नीचे की ओर से इसमें मिलती हैं। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र में पड़ती हैं अजंता हिल या अजंता की गुफाएं या अजंता की पहाड़ियाँ। अजंता की पहाड़ियों से जो एक नदी निकलती है, देखिए यहाँ से मान लीजिए ये क्या है अजंता हिल है, अजंता पहाड़ी। यहाँ से एक नदी निकलेगी इस तरह से और कहाँ मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद देखिए एक नदी इधर से निकलती है इस तरह से, यहाँ मिल जाती है। देखिए अगर बात करी जाए ये कौन सी नदी, तो ये कहलाएगी पूर्णा नदी। ध्यान रखेंगे आप, ये कौन सी है, तो ये पूर्णा नदी कहलाती है जो ऊपर की ओर से मिलती है। और देखिए ये वाली जो नदी है इसका नाम है मंजरा नदी, इसका नाम क्या है मंजरा नदी, और ये निकलती है बालाघाट। मैंने आपको पर्वतों में पढ़ाया है, बालाघाट पर्वत कहाँ पड़ता है, तो वो भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो बालाघाट पर्वत से कौन सी निकलती है, तो मंजरा नदी निकलती है और कहाँ मिल जाती है, गोदावरी नदी में मिलती है। अजंता की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है पूर्णा नदी, और वो भी कहाँ मिल जाती है, तो गोदावरी नदी में ही मिल जाती है। देखिए उसके बाद यहाँ पढ़ेंगी अजंता की हिली, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अजंता हिल या अजंता की पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे देखिए सतपुड़ा, और थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे विंध्याचल। ये तीन पहाड़ियों से एक एक नदी निकलती है और तीनों क्या है संयुक्त होकर कहाँ गिरती हैं, तो ये भी किस में गिर जाती हैं, तो ये भी गोदावरी नदी में गिर जाती हैं। देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पेनगंगा। यहाँ से एक नदी निकलती है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बड़धा। यहाँ से एक नदी निकलती है और इसका नाम है बेनगंगा। ये तीनों मिलती हैं इस तरह से आकर, और ये तीनों मिलकर क्या है फिर आगे की ओर कहाँ चली जाती हैं, तो गोदावरी में मिल जाती हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, तो इस नदी को हम कहते हैं प्राणिता। इस नदी को हम क्या कहते हैं पूर्ण रूप से, तो इस नदी को हम कहते हैं प्राणिता। इन तीनों की संयुक्त धारा को हम क्या कहते हैं, तो प्राणिता नदी। अगर आपसे पूछा जाए मंजरा नदी किसकी सहायक नदी है, आप बताएंगे गोदावरी की। आपसे पूछा जाएगा पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, आप बताएंगे। वेनगंगा, बड़धा, पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। प्राणिता किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की। तो ये सारी किसकी प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां। उसके बाद देखिए आगे हम देखेंगे, आपने देखा होगा दंडकारण्य पर्वत। दंडकारण्य पर्वत से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं इरावती नदी। यहाँ पड़ता है दंडकारण्य पर्वत। दंडकारण्य पर्वत से एक नदी निकलती है और ये कहाँ मिल जाती है, तो ये भी गोदावरी नदी में ही मिल जाती है, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इरावती। इरावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे गोदावरी की सहायक नदी है, और कहाँ मिल जाती है, तो गोदावरी में ही ये मिल जाती है। उसके बाद देखिए एक और नदी है जिसे हम बोलते हैं सबरी नदी, लेकिन वो हम नहीं पढ़नी है, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये जो सारी हैं ये पूछी गई हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बताइए इनमें से ये किसकी सहायक नदी है, या मंजरा नदी किसकी सहायक नदी है, और प्राणिता किसकी सहायक नदी है, इरावती किसकी सहायक नदी है। तो सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है, और जो एक्स्ट्रा है फालतू में वो हमें नहीं पढ़ने। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही हमें पढ़ने हैं। तो देखिए हमने गोदावरी के बारे में पढ़ा
और देखिए जो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने पढ़ी हैं। उसके बाद अगली हम नदी पढ़ेंगे और वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो अगली नदी हम पढ़ेंगे महानदी। देखिए महानदी पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका उद्गम देखते हैं। उद्गम कहाँ से होता है महानदी का, तो उद्गम होता है सिंगवा की पहाड़ी। सिंगवा की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सिंगवा की पहाड़ियाँ स्थित है और वहाँ से ही महानदी का उद्गम होता है। उसके बाद देखिए अगर बात करी जाए राज्य किन किन राज्यों में ये बहती है, तो राज्य हैं एक तो छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा है, तो उसके बाद है फिर उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के बाद ही क्या है, तो उड़ीसा है। कहाँ कहाँ बहती है, तो ये छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में ही ये बहती है। और देखिए इसके बारे में हम आगे लिख लेते हैं। उड़ीसा में इसमें 2 स्थान पड़ते हैं। उड़ीसा में अगर बात करी जाए तो इसमें 2 स्थान स्थित हैं। एक को हम देते हैं नाम संबलपुर, एक का नाम क्या है संबलपुर, और दूसरे का क्या नाम है, तो दूसरे का नाम है कटक। देखिए अगर बात करी जाए ये संबलपुर, यहाँ पर ही क्या है, तो यहाँ पर इस नदी पर एक बांध बनाया गया है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हीराकुंड बांध। इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं हीराकुंड बांध। और ये कैसा बांध है, तो ये है गुरुत्वीय बांध। ये कैसा बांध है, तो ये है गुरुत्वीय बांध। देखिए बांध भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें अगर बात पूछा जाए हीराकुंड बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो है गुरुत्वीय बांध है। और कहाँ बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। कौन से राज्य में पड़ता है, तो राज्य आप बताएंगे उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में संबलपुर में ही ये बांध बनाया गया है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कटक में क्या है, तो कटक में जाकर ये कहाँ, तो ये कटक में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद देखिए अगर आप हीराकुंड बांध की खासियत क्या है, तो यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है। देखिए दुनिया का सबसे लंबा बांध अगर बात करी जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी लगभग है 26 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 26 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इसी लंबाई के साथ क्या है, तो ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद देखिए और अगर हम इसमें देखें, देखिए इस तरह से इसमें ये जो बांध बनाया गया है इसमें मीनार हैं, उसका ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा पूछ लेता है कभी कभी। ये जो बांध बनाया गया है इसके दोनों तरफ इस तरह से मीनार हैं। इस मीनार का जो नाम है, इसका नाम है नेहरू मीनार। और इस मीनार का क्या नाम है, तो इसका नाम है गांधी मीनार। इन दोनों के बीच में क्या है, तो ये डाम है पूरा और बांध है। और कितनी लंबाई है इसकी, तो 26 किलोमीटर। नेहरू मीनार और गांधी मीनार दोनों मीनारें किस में है, तो वो हीराकुंड बांध में पड़ेंगी, ध्यान रखेंगे। और किस नदी पर पड़ता है, तो ये महानदी पर पड़ता है। उसके बाद अगर देखिए आपसे पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी, तो लगभग लंबाई इसकी पड़ती है 558 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी, तो लंबाई है लगभग 558 किलोमीटर।
देखिए इस तरह से हमने महानदी के बारे में देखा। और देखिए एक बात और लिखेंगे, महानदी की घाटी में, महानदी की घाटी में क्या होता है, महानदी की घाटी में क्या होता है, तो महानदी की घाटी में कोयला पाया जाता है। महानदी की घाटी में कोयला पाया जाता है। और देखिए महानदी के साथ साथ कौन सी नदियों की घाटी में कोयला पाया जाता है, तो महानदी के साथ साथ गोदावरी है, गोदावरी के बाद दामोदर नदी है। तो इन नदियों की घाटियों में भी क्या पाया जाता है, तो इन नदियों की घाटियों में भी कोयला पाया जाता है, महानदी, गोदावरी और दामोदर नदी, इन नदियों की घाटी में भी कोयला पाया जाता है। उसके बाद देखिए हम आगे पढ़ेंगे, और देखिए आगे जो नदी हम पढ़ेंगे वो देखते हैं कौन सी नदी है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये कृष्णा नदी। देखिए इसमें क्या खासियत है, साफ करते हैं इसको। देखिए कृष्णा नदी के बारे में हम पढ़ लेते हैं आगे, और कृष्णा नदी की क्या क्या खास बात है वो तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है। देखिए उद्गम, उद्गम क्या है या कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो हमने महाबलेश्वर की पहाड़ी पढ़ी है। और महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं महाराष्ट्र। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। अगर आपसे पूछी जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर। इसका मुहाना कहाँ है, तो मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी। इसका मुहाना कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये क्या होती है, अपना जल को छोड़ देती है। और देखिए अगर बात करी जाए ये क्या होता है, तो ये गोदावरी के समांतर बहती है। गोदावरी के समांतर बहती है। देखिए और बात करी जाए, देखिए मान लीजिए कि गोदावरी बह रही है, जैसे कृष्णा नदी बहती है, गोदावरी है, ये क्या है, कृष्णा नदी। और देखिए इस वाली जो इन दोनों के नदियों के बीच की भूमि है, इन दोनों नदियों के बीच की जो भूमि है, ये वाली भूमि जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ये वाली जो भूमि है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो देखिए ये क्या करती है, तो गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी प्लस कृष्णा नदी क्या करती हैं, तो ये करती हैं बेसिन का निर्माण। क्या करती हैं, तो बेसिन का निर्माण करती हैं, जिसे हम बोलते हैं केजी बेसिन। तो केजी बेसिन किन किन सहायक नदियों द्वारा, किन किन नदियों द्वारा बनता है, तो कृष्णा और गोदावरी किसका निर्माण करती हैं, तो केजी बेसिन का निर्माण करती हैं। और देखिए ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। तो और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर धान की फसल बहुत उगाई जाती है। धान की फसल उगाई जाती है। केजी बेसिन है ये। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होता है, धान की फसल उगाई जाती है। और देखिए जैसे ये दोनों पानी जाकर आगे छोड़ती है, तो वहाँ पर समुद्र में केजी बेसिन से और क्या निकाला जाता है, तो केजी बेसिन से पेट्रोलियम भी निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है केजी बेसिन। तो पेट्रोलियम का भी खनन किया जाता है। पेट्रोलियम का भी क्या है, रिफाइनरी लगी हुई है पेट्रोलियम के लिए, कहाँ पर, केजी बेसिन में। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद देखिए आगे हम देख लेते हैं ये कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो राज्य कौन कौन से हैं वो जिनमें ये बहती है, तो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाती है, तो ये महाराष्ट्र के बाद जाएगी
कर्नाटक जाएगी और कर्नाटक के बाद क्या होता है फिर ये आंध्र प्रदेश जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और प्लस कहाँ जाती है फिर ये, तो आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ जाती है। तो ये देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। तो ये क्या है, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी। और देखिए ये क्या है, तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। तो देखिए ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और देखिए अगर इसकी बात करी जाए, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपने बहुत नाम सुने होंगे, पंचगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घटप्रभा, मूसी, कोयना। तो ये सब जो हैं ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, तो कृष्णा की। देखिए सहायक नदियां हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए मालप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना और मूसी। अगर आपसे पूछा जाए मूसी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे कृष्णा की सहायक नदी ही क्या कहलाती है, तो मूसी कहलाती है। और देखिए इस मूसी के किनारे ही क्या बसा हुआ है, तो हैदराबाद शहर जो है वो मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो देखिए हमने कृष्णा नदी के बारे में पढ़ा, जो कृष्णा की महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने जानी। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं वो हमने देखी। इसमें केजी बेसिन कौन कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं वो हमने देखा। तो इस तरह से देखिए ये चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद देखिए कृष्णा के बाद हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब कावेरी। तो देखिए कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, क्या उसकी खास बात है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो देखिए आइए पढ़ते हैं इसमें आगे। कावेरी नदी। देखिए अगर बात करी जाए कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम होता है कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। लिखेंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और ये कहाँ पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं कुर्ग। और कुर्ग कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक। तो ध्यान रखेंगे ये इसका उद्गम जो होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, तो कुर्ग जिले में पड़ती हैं। और कुर्ग जिला कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। उसके बाद देखिए कर्नाटक के कुर्ग जिले में ही क्या है, तो कॉफी अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ पर क्या है, तो कॉफी अनुसंधान केंद्र। देखिए अगर बात करी जाए मुहाना कहाँ है इसका, तो मुहाना कहाँ है, तो मुहाना जो है वो है बंगाल की खाड़ी।
देखिए राज्य कौन कौन से हैं जिनमें ये बहती है, तो राज्य हैं कर्नाटक प्लस तमिलनाडु, दो राज्यों में बहती है ये, कर्नाटक और तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये क्या है, बारहमासी नदी है। ये इसमें क्या है, रहता है वर्ष के 12 महीने जल भरा रहता है, तो इसे बारहमासी नदी भी बोलते हैं। देखिए दक्षिण भारत में एकमात्र नदी ऐसी है जिसमें क्या है, वर्ष भर जल रहता है। तो वो क्यों रहता है, तो वो हम देख लेते हैं। अगर इसकी लंबाई आपसे पूछी जाए, लंबाई कितनी है, तो लंबाई है इसकी 805 किलोमीटर लगभग। केवल दो राज्यों में ये बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। देखिए मान लीजिए दक्षिण भारत है, इधर क्या पड़ेगा, तो इधर पड़ेगा तमिलनाडु, ये वाला राज्य इस तरह से, ये वाला राज्य क्या होगा, तो केरल होगा, और इस तरह से पड़ेगा ये तमिलनाडु, ये राज्य होगा केरल, और ये क्या होगा, तो इस तरह से कर्नाटक। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ से निकलती है इस तरह से, कहाँ प्रवेश कर जाती है, तो प्रवेश करती है तमिलनाडु में। अब क्या है, देखिए आप जानते हैं इधर क्या है, तो ये वाला जल का भाग है, और ये क्या है, तो ये है अरब सागर। ये क्या है, तो इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ जो भारत में मानसून प्रवेश करता है वो दोनों ओर से करता है। अगर बात करी जाए तो अरब सागर से उठने वाला मानसून भी आता है भारत में, और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून भी आता है भारत में। अब देखिए होता क्या है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रबल मानसून माना जाता है, तो वो कौन सा माना जाता है, तो अरब सागर वाला मानसून माना जाता है। जब ये यहाँ से उठता है मानसून, जब ये यहाँ से उठता है जून के प्रथम सप्ताह में, तो क्या होता है, जैसे ये यहाँ से उठता है तो क्या होता है, इस वाले घाट पर या पश्चिमी घाट पर बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो ये जो कावेरी नदी है, ये जो कावेरी नदी है, इसमें क्या होता है, जल भर जाता है। और लगभग ऐसा माना जाता है इसमें शुरू के 6 मंथ या जो जून से लेकर अगले 6 महीने आते हैं, उन 6 महीनों में इधर वाली मानसून से इसमें जल की स्थिति बनी रहती है। अब क्या होता है, आपने क्वेश्चन भी सुना होगा कि भारत में किस राज्य में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो लौटते हुए मानसून से वर्षा जो होती है वो तमिलनाडु में होती है। अब क्या होता है, जब ये मानसून आगे बढ़ता है और हिमालय से टकराकर इस तरह से वापस आता है, तो कहाँ कर बारिश कराता है, तो ये बारिश कराता है तमिलनाडु में। तो क्या होता है, शुरू के 6 माह या शुरू के 6 मंथ में क्या होता है, इधर से जो मानसून उठा तो उसकी बारिश के कारण क्या हुआ, इस नदी में जल की मात्रा बढ़ गई। और फिर क्या हुआ, अगले 6 मंथ में जब ये मानसून लौट कर वापस आता है, तो फिर क्या होता है, लौटते हुए मानसून से फिर तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो फिर क्या होता है, फिर इस नदी में जल आ जाता है। तो इस तरह से इस नदी में हमेशा क्या होता है, जल बना रहता है, और इस नदी में हमेशा जल का फ्लो रहता है। अब देखिए जब जल का इसमें मात्रा बनी रहती है, तो फिर क्या होता है, उस जल को प्रयोग करने के लिए भी बात आती है। अब बात ये आएगी, अब उस जल का ज़्यादा प्रयोग कौन करे, अब उस जल का ज़्यादा प्रयोग कौन करेगा, तो ऐसा माना जाता है जहाँ पर नदी ज़्यादा दूरी तय करती है या अपनी लंबाई यहाँ पर जिस राज्य में उसकी ज़्यादा होती है, तो उसके जल पर उस राज्य का ही अधिकार ज़्यादा होता है। तो देखिए क्या होता है, अब उस राज्य का अधिकार ज़्यादा होता है, तो लेकिन अब होता क्या है, लेकिन एक राज्य ये बोलता है कि इस नदी का उद्गम हमारे यहाँ से है, तो इस के जल पर हमारा अधिकार ज़्यादा है। इसीलिए क्या होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो क्वेश्चन यही आता है कि बताइए, जो कृष्णा नदी जल विवाद है, इसीलिए इस पर विवाद बन जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार, बताइए कृष्णा नदी जो जल विवाद है वो किन किन राज्यों के मध्य है, तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। तो कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद किस किस के मध्य है, तो किस किस के मध्य है, तो आप बताएंगे कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में क्या है, तो कृष्णा नदी जल विवाद है। अब देखिए, और आप जानते हैं कृष्णा नदी पर क्या है, एक जलाशय भी बनाया गया है जिसे हम कृष्ण सागर जलाशय बोलते हैं।
इस नदी पर क्या बनाया गया है, तो कृष्णा सागर जलाशय, सॉरी कावेरी नदी पर, इस पर क्या बनाया गया है, तो कृष्णा सागर जलाशय, सॉरी कावेरी नदी जल विवाद है। इसे हम क्या बोलते हैं, तो कृष्णा सागर जलाशय, ध्यान रखेंगे, है ना। तो वो जो मेरे मुंह से निकल रहा था कृष्णा, वो कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है ना। तो कावेरी नदी जल विवाद किस किस के मध्य में है, तो हमेशा किस किस के मध्य में बना हुआ है, तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में कावेरी नदी जल विवाद बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात का, वो थोड़ा सा गलती से मिस्टेक से हो गया, वो कृष्णा हमने भी पहले पढ़ी थी, तो इस वजह से कृष्णा ही निकल रहा था मुँह से। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं अगली नदी, और अगली नदी को हम पढ़ेंगे दामोदर नदी। देखिए दामोदर नदी के बारे में पढ़ते हैं। दामोदर नदी, इसे और हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसी नदी को हम क्या कहते हैं, तो बंगाल का शोक भी कहते हैं। दामोदर नदी को बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। तो देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार। उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर के पठार से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना कहाँ है, तो मुहाना है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है, ये गिर जाती है। उसके बाद देखिए इसमें जीवाश्मों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके बाद देखिए इसे और क्या कहते हैं, तो इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे बंगाल का, इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमने दामोदर नदी के बारे में पढ़ा। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, इसमें सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए बताइए सर्वाधिक जीवाश्म किस नदी में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे दामोदर नदी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो हमने पढ़ी हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए जैसे इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, देखिए अगर आप वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण चल रहा है वो चल रहा है प्लास्टिक प्रदूषण। और आपसे पूछा जाए दुनिया में सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण से जो प्रदूषित नदी है वो कौन सी है, तो आपने सुना होगा प्लास्टिक प्रदूषण से सर्वाधिक प्रदूषित नदी। तो प्लास्टिक प्रदूषण से सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो मानी जाती है वो है यांग। और ये कहाँ की है, तो ये पड़ती है चीन में। और ये क्या है, तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या इस समय नदियों में बहुत ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि देखिए जो शहरों से नदियाँ गुजरती है उसमें क्या होता है, शहरों का जो सीवेज होता है वो जाकर गिरता है, और क्या होता है जो शहरों से कूड़ा करकट होता है वो उसमें गिर जाता है। और सर्वाधिक जो गिरती हैं उसमें आप देखते हैं प्लास्टिक का जो हम प्रयोग करते हैं वो नदियों में बाहर डाल दिया जाता है, और इसी से क्या होती है वो उनका जल प्रदूषित होता है। उससे क्या होता है उसमें खुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उसमें जो जीव होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो देखिए जैसे हमने देखा गंगा नदी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसमें गंगा नदी में
के जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जिससे क्या हो रहा है उसमें रहने वाले जीवों की मात्रा धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तो दुनिया में अगर पूछा जाए सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो प्लास्टिक प्रदूषण से प्रदूषित है वो कौन सी है, तो यांगटिसिक यांग है। और कहाँ पड़ती है, तो चीन में। और ये मानी जाती है एशिया की सबसे लंबी नदी। यहाँ ध्यान रखेंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटिसिक यांग कहाँ बहती है, चीन में। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप तो तब भी हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इसकी और क्या खास बात है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, और जो आने वाली क्लासें हैं या जो कल क्लास होगी उसमें हम जो पढ़ेंगे इन नदियों पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो इन पर बांध बनाए गए हैं, जो इन पर डैम बनाए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है समझने में तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। देखिए अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियो आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकती है या आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रही है, चीज़ों को आपको समझाने में थोड़ी सी अच्छी भूमिका निभा रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा, क्योंकि जितनी भी मेरी आने वाली वीडियो हैं जैसे ही मैं उन्हें यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो देखिए एक बार फिर आपसे अनुरोध है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आने वाली क्लास में। ओके, धन्यवाद।